नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बनारसी कचौड़ी जलेबी का चखा स्वाद। काशी तमिल संगमम में आयोजित खेल महोत्सव में की शिरकत। जीएसटी विभाग द्वारा उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों ने जमकर किया प्रदर्शन। वहीं एडिशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। और आर्य महिला पीजी कॉलेज में जागो रे मुहिम के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा के बारे में बताया गया। और अब खबरें विस्तार से। काशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बनारसी कचौड़ी जलेबी का स्वाद चखा। वहीं काशी तमिल संगमम में आयोजित खेल महोत्सव में शिरकत की। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय काशी दौरे पर आए। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उनका स्वागत हुआ। वहीं काशी पहुंचे मंत्री अनुराग ठाकुर बनारसी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने काशी की सड़कों पर कचौड़ी और जलेबी का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि काशी के रंग में रंगने का मजा ही कुछ और है। वहीं हिमाचल की हार पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने के बाद भी सरकार नहीं आई, इसका दुख सबको है। उन्होंने हिमाचल के नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। गुजरात चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। रंग रंगे नजर आ रहे हैं। पहले बाबा का दर्शन और अब बनारसी कचौड़ी का आनंद। काशी में तमिल का मजा और बनारस का आनंद कितना मजा दे रहा है। काशी का रंग ही ऐसा है जिसमें रंगने का मज़ा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और आशीर्वाद के बिना कोई भी दौरा अधूरा है। और यहाँ पर काशी के व्यंजन चखे बिना यहाँ का स्वाद अधूरा है। यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, दुनिया भर के लोगों को। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनवाया है, कई गुना ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। और आप देखते हैं सुबह 4-5 बजे से ही एक तरह से दौर शुरू हो जाता है। लेकिन काशी तमिल संगमम में अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा एक फ़र्क दिखा। तमिलनाडु के लोगों को पता चला कि कैसे काशी के साथ उनका गहरा रिश्ता हज़ारों वर्ष पुराना है। कला का भी, साहित्य का भी, धर्म का भी। और मोदी जी ने इसमें खेलकूद को जोड़ने का काम भी किया है। बहुत सारे युवा यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने भी आए। यही युवा ब्रांड एम्बेसडर होंगे जब वापस जाके यहाँ की संस्कृति की बात करेंगे, यहाँ के घाट की बात करेंगे, यहाँ के कॉरिडोर की बात करेंगे। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि मोदी जी ने दूरी को भी कम किया है, भाषा के गैप को भी कम किया है और दोनों को बहुत नज़दीक लाने का काम काशी और तमिल को किया है। क्या लगता है ये गैप कहीं हिमाचल में दूर हो गया था क्या? देखिए, अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो चुनावों में जो हुआ उसके बाद में देखा भी जाएगा क्या क्या कारण रहे। लेकिन अच्छा काम करने के बाद भी सरकार नहीं आई, इसका दुख सबको है। सर, क्या लग रहा है जो वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो सही दिशा में आगे काम? मेरी ओर से नए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, रिकॉर्ड तोड़े। आप कल्पना कीजिए 150 से ज़्यादा सीटें जीतना, ये अपने आप में ना कभी गुजरात ने देखा था। ये हुआ तो कहते मोदी है तो मुमकिन। वहीं काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव के 5वें दिन बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में टेबल टेनिस का आयोजन हुआ। इस खेल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से उनका परिचय जाना एवं टेबल टेनिस खेला। इस आयोजन के लिए उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन में साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए ही उसके साथ खेलकूद के माध्यम से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत अभूतपूर्व प्रयास है जो सफल
हुआ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के मन में बहुत उत्साह है, उन्हें यहाँ आने का अवसर मिला है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर मिला है, वहीं भगवान रामेश्वरम के भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा। शिव भक्तों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला, साहित्य, संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हज़ारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस सजाने के लिए, जोड़ने के लिए और संवारने के लिए काम किया गया है। और हज़ारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का मौका मिला। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्रों बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपने हज़ारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हो। उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है कि बहुत मजबूत संबंध उन जो प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे, और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है। और मैं कह सकता हूँ, कला, साहित्य, संस्कृति वाले कार्यक्रम तो हुए ही, खेल कूद के माध्यम से भी उत्तर दक्षिण को जोड़ने का काम, काशी तमिलनाडु को जोड़ने का काम, हज़ारों वर्ष पुराने अपने सभ्य संस्कृति, इतिहास, कला, संस्कृति को जोड़ने का काम, और अब खेल कूद से भी जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगम के माध्यम से किया है। ये अभूतपूर्व प्रयास है जो बहुत सफल हुआ है। खिलाड़ियों के मन में अगर आप बात करेंगे तो देखिए बहुत उत्साह है, जिनको यहाँ आने का अवसर मिला। काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर भी मिला, वहीं पर जाके भगवान रामेश्वरम के भी उनको दर्शन करने के अवसर मिले। तो शिव भक्तों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी, साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। सर, ऐसे कार्यक्रम भावनाओं, आचरण और भावों में भी बदलाव लाएंगे हमारे युवाओं का? निश्चित तौर पर जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हम करते हैं तो किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर टीम इंडिया के रूप में सब इकट्ठे होते हैं। और कहीं ना कहीं इसी भावना, टीम इंडिया की भावना को प्रधानमंत्री मोदी जी 75वीं वर्षगांठ जो हमारी आज़ादी की है, उस समय आज़ादी के अमृत के महोत्सव में खड़ा कर रहे हैं, ताकि अमृतकाल में युवाओं की भूमिका बड़ी हो और भारत। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव में क्रिकेट मैच का आयोजन बीएचयू में हुआ। मैच की शुरुआत यूपी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए यूपी की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाया। यूपी टीम के हर्ष त्यागी ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। यूपी की टीम ने तमिलनाडु की टीम को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में तमिलनाडु की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना पाए। इस रोमांचक मैच में यूपी की टीम ने 55 रन से जीत हासिल की। खेल में मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं एल मुरुगन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री मौजूद रहे। खेल के मैदान में मंत्री अनुराग ठाकुर एवं एल मुरुगन ने यूपी और तमिलनाडु के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में प्लेयर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए लंबे शॉट लगाए और बॉलिंग भी की। काशी तमिल संगम ये एक ऐसी सोच है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बल देती है। कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में जो काशी और तमिल
इन सब का मेल है, ये हज़ारों वर्ष पुराना है और उसको एक बार फिर जीवंत किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ने किया है। जहाँ एक और 2500 से ज़्यादा लोग तमिलनाडु के अलग अलग कोनों से, चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, विद्वान हो, और अलग अलग क्षेत्र के हथकरघा चलाने वाले हो, सबको यहाँ पर आने का अवसर मिला है। बनारस से लेकर प्रयागराज, अयोध्या जाने का मौका मिला है। बुद्धिजीवियों से लेकर कला, संस्कृति, साहित्य के केंद्रों को, इतिहास के केंद्रों को देखने का मौका मिला है। वहीं पर खेलों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इससे जोड़कर युवाओं में एक नया उत्साह भर दिया है। और इस एक महीने के चलने वाले 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के इस काशी तमिल संगम में 8 दिन खेलों के लिए दिए गए। ये अपने आप में दिखाता है खेल कितने महत्वपूर्ण मोदी जी के लिए भी है और खेल कितने महत्वपूर्ण काशी तमिल संगम के लिए भी है। और एक खुशी इस बात की है, एक नया जुड़ाव देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच में और तमिलनाडु के युवाओं के बीच में खेल के क्षेत्र में। सर, जहां एक तरफ आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं। हर किसी को अधिकार है यात्रा निकालने का। जीएसटी विभाग द्वारा उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं एडिशनल कमिश्नर को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। जीएसटी विभाग के खिलाफ व्यापारियों का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। कफन ओढ़े व्यापारी प्रतीकात्मक शव बनकर धरने पर उतरे। व्यापारियों ने चेतगंज स्थित जीएसटी ऑफिस पर विभागीय अधिकारियों पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं ये भी कहा कि ये लोग व्यापारियों को प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी और सर्वे से व्यापारी वर्ग दहशत में है। भ्रष्ट अधिकारी हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। ये सब छापेमारी, कार्रवाई और सर्वे सब कुछ अव्यावहारिक है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने 100 से ज्यादा व्यापारियों के साथ जीएसटी विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। व्यापार मंडल के सदस्यों ने कहा कि हम इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार नए व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्हें आतंकित कर रही है। व्यापारियों ने कहा कि तय मानक के अनुसार कंप्लेन मिलने पर एसआईबी या दूसरी एजेंसियों द्वारा जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। ये काम स्थानीय व्यापारियों को साथ में लेकर किया जाता है, जबकि इन दिनों जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पास सरकार के जांच या सर्वे का कोई आदेश नहीं है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग उठाई कि मंत्री स्तर की कमेटी गठित करके जांच कराएं, जिससे व्यापारियों से दहशत और भय का माहौल खत्म हो। लोकल लेवल पर अधिकारी और व्यापारी संवाद स्थापित किया जाए। व्यापारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि अगर जीएसटी ऑफिसर अपनी कार्य पद्धति में बदलाव नहीं लाते हैं तो इससे भी ज्यादा गंभीर व्यापारिक आंदोलन किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, यह बर्दाश्त के बाहर है। व्यापारियों में आक्रोश है। जीएसटी के सर्वे छापे हों, चाहे किसी विभाग के सर्वे छापे हों, सबका विरोध हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। आज इसकी भी शुरुआत, जिस तरह हर आंदोलन की शुरुआत काशी से होती है, आज इस आंदोलन की शुरुआत भी काशी से की गई है कि सर्वे छापे नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़े, बाज़ार बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जगह जगह धरने चलवाने पड़े, पर ये नहीं होगा। इसका कारण ये है कि जब ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, ऑनलाइन इनके पास चेकिंग की व्यवस्था है, ऑनलाइन ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आखिर छापेमारी क्यों? इसका मतलब इनका प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन के द्वारा ही तो माल आ रहा है। तो ये सर्वे छापे नहीं होंगे। और जबकि देश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी आई है, इसके बाद भी सर्वे छापे। अरे इनको तो जीएसटी कम करना चाहिए। ये जितना कम करके देंगे व्यापारी इनको उतना देगा। ये बताएं कितनी जीएसटी चाहिए। तो 100 व्यापारियों की स्थिति कोविड के कारण, नोटबंदी के कारण, छापे के कारण, बिक्री न होने के कारण, बैंकों का लोन लेने के कारण आज व्यापारी मरणासन अनसर में आ गया है। तो इसलिए आज वो कफन ओढ़ के सोए हुए हैं। इन लोग, हमारी मांग ये है कि सर्वे छापे बंद हो, जीएसटी कम हो, और सरकार को अगर लगता हो कि मुझे जीएसटी कम मिल रही है तो बताए कितनी जीएसटी चाहिए, उतनी जीएसटी पूरे देश के व्यापारियों को ऐलान किया जाए कि आप वो जीएसटी दें, लेकिन सर्वे छापे नहीं चलेंगे। अगर अधिकारी नहीं मानते तो आगे किस तरह की आगे आंदोलन चलेगा, सड़कों पे उतरेंगे, जिस जगह छापे मारेंगे वहाँ पे विरोध करेंगे और बाजार बंद की भी बात करेंगे।
इसी कड़ी में जीएसटी विभाग के द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी व भयादोहन के रोकने हेतु महानगर व्यापार समिति के पदाधिकारियों ने एडिशनल कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन दिया। महानगर व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने जीएसटी विभाग के कमिश्नर के यहां जाकर विभिन्न व्यापारियों के ऊपर लगातार पूरे प्रदेश में छापेमारी हो रही है। छापेमारी को रोकने व भयादोहन को बंद करने की मांग को लेकर पत्रक दिया। व्यापार समिति के अध्यक्ष व अन्य व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने अगर हम सभी व्यापारियों की बात नहीं सुनी तो हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। इधर लगातार पूरे प्रदेश में व्यापारियों के द्वारा आंदोलन किए जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में अगले 72 घंटे तक जीएसटी विभाग को पूरे प्रदेश में छापेमारी को रोकने के आदेश दिए। के अंदर जो अचानक जीएसटी का डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है और व्यापारियों को जो उत्पीड़ित किया जा रहा है, छापेमारी करके फोर्स लेकर के पहुंच के इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है, जो कार्रवाई इसके पहले नहीं होती थी। पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी आज उत्पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं। कितनी जगह तो बाजारें भी बंद हो चुकी हैं। आपके इस माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करता हूं, आज हम लोग ने ग्रेड 1 प्रिंस कुमार जी और ग्रेड 2 प्रदीप कुमार यादव जी को आयुक्त महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और उनसे इसको तुरंत अविलंब बंद करने की मांग की है। और अगर उनको किसी व्यापारी की क्या कोई नोटिस है या कोई व्यापारी के प्रति कोई कुछ है तो उसको अपने ऑफिस में बुलावें, उसका जांच करें, उसकी नोटिस को देखें, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखें, लेकिन इस तरह का उत्पीड़न न करें कि जिससे कि व्यापारी भयभीत हो। और पूरा का पूरा बाजार कोरोना काल के बाद आज भी बाजार की स्थिति बहुत खराब है। बाजार के व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, लघु व्यापारी अपने आप को संवार नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से नोटबंदी जीएसटी के बाद इस तरह का अगर उत्पीड़न होगा तो लाखों शटर उत्तर प्रदेश में गिर जाएंगे। कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जिला प्रशासन की क्या प्रक्रिया क्या थी आपके देने के बाद? जिला प्रशासन का इसमें अभी कोई रोल नहीं, ये टोटल रोल जीएसटी के लोगों का। जिला प्रशासन से इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके पास कोई इसके प्रति सूचना है। तो जिला प्रशासन के लिए हम इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस के द्वारा संचालित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का विधिवत समापन हुआ। हॉस्पिटल के प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने मरीजों को आवश्यक सामग्रियां तथा अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया तथा उनके स्वास्थ्य लाभ की शुभकामना देते हुए हॉस्पिटल से विदा किया। इसी सम्मान के क्रम में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के चिकित्सकगण डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर काम्या श्रीवास्तव, डॉक्टर तरुण पटेल, डॉक्टर अंजलि पटेल, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर विनय को भी अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पिछले 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित स्वास्थ्य एवं निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में किया जा रहा था, जिसमें मरीजों का पंजीकरण करते हुए उनकी आंखों की जांच, निःशुल्क चश्मा वितरण व चिकित्सा की गई। उनमें से चयनित मरीजों की आंखों की चिकित्सा के बाद ऑपरेशन किया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। ऑपरेशन के बाद पुनः जांच कर स्वस्थ होने पर सभी मरीजों को आज अस्पताल से घर भेजा गया। समापन शिविर में लाभार्थियों को शुभकामना देते हुए अस्पताल के सचिव बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि संत मत अनुयायी आश्रम द्वारा संचालित ये अस्पताल मानव सेवा और उत्तम स्वास्थ्य के प्रति संकल्पबद्ध है। निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर में महत्व सेवानंद हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर काम्या श्रीवास्तव आदि नेत्र शिविर टीम के सदस्य राम, मूरत, विक्रांत, नीरज कुमार, अनिल कुमार एवं अन्य कर्मचारियों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर यशवेंद्र सिंह ने तथा धन्यवाद एवं संचालन ऑपरेशन टीम के प्रमुख महेंद्र यादव ने किया एवं अन्य कर्मचारियों का भी सहयोग सराहनीय रहा।
करते हुए इस हॉस्पिटल की स्थापना 2004 में की। अब हम लोग उनके ही चित्र के सामने एक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये चलती हुई मशाल इस बात का प्रतीक है कि छोटा सा एक दीपक तमाम अंधकारों को दूर करते हुए नई रोशनी देता है, ज्ञान का प्रकाश भर देता है। यहाँ अस्पताल के संदर्भ में देखा जाए तो ज्योति का संबंध बहुत ही व्यापक है। हमारी अंतर चेतना में एक मशाल चलती है। डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव सर, डॉक्टर तरुण पटेल सर, संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के दो ऐसे महात्मा जिनके नाम आज सिर्फ पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं, और दोनों के ही नामों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का संबंध है। स्थापना की गई है, शायद वो उद्देश्य किसी हमारे यहाँ संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट की जो ढेर विस्तृत क्षेत्र फैले हुए हैं, वो दान के परंपरा पर ही संस्कृत के साथ प्रबंधक बाबा के साथ फोटो खिंचवाते हुए होगा यहाँ इस मंच पर, क्योंकि ये संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट का अस्पताल है। मैंने स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर निवादा सुंदरपुर के तत्वावधान में 6 दिवसीय एक नेत्र निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था। आज उसका समापन समारोह है और ये भी एक गौरव की बात है कि आज अपने अस्पताल का स्थापना दिवस भी है, तो बड़ा पवित्र दिन इस कार्यक्रम का समापन रखा गया है हमारे बीच। आज 5 दिवसीय मोतियाबिंद शिविर का समापन हो रहा है। पिछले 6 दिसंबर से स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के नेत्र चिकित्सकों की देखरेख में कुल 316 नेत्र रोगियों ने अपना पंजीकरण कराया। उनकी आंखों की जांच हुई, उसमें से 62 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। आज सभी 62 मरीजों के आंखों की पुनः जांच हुई। ऑपरेशन बिल्कुल ही सही कामयाब रहा। सभी मरीजों को सम्मान सहित आज विदा किया जा रहा है। आगे भी अस्पताल का यह प्रयास जारी रहेगा। आर्य महिला पीजी कॉलेज में जागो रे मुहिम के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा के विषय में जानकारी दी गई। आर्य महिला पीजी कॉलेज में युवा फाउंडेशन द्वारा जागो रे मुहिम चलाया गया, जिसके जरिए छात्राओं को महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने बताया कि जागो रे के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बारे में बताना हमारा प्रथम दायित्व है। मुहिम के जरिए स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ साथ सार्वजनिक जगहों पर भी जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों से भी ये बात जरूर बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान हमारा दायित्व है। हमें सिर्फ अपनी बेटी सुरक्षित नहीं चाहिए, हमारे समाज की हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि सबसे पहले आप आत्मविश्वास के साथ चलें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका आत्मविश्वास देखकर बहुत से मानसिक विकृति के लोग आपसे यूं ही दूर हो जाएंगे। मुश्किल घड़ी में घबराएं नहीं, डट कर सामना करें। प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर
112-1090 पर तुरंत कॉल करें और सहायता लें। प्रशासन हर तरह से आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। कार्यक्रम में कॉलेज की सीईओ पूजा दीक्षित, अनुज कुमार सिंह एवं उनकी टीम उपस्थित रहे। जागोरे टीम से आलोक गुप्ता, चंचल कुमार तिवारी, रविंद्र मिश्रा, बबलू बिंद आदि शामिल रहे। सतत चलना जरूरी है, क्योंकि आज जो उसको क्लास 10 में वो क्लास 11 में आता है, कभी वो क्लास 12 में आता है बच्चा, फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो प्रतिक्षण बदलती है। कई बार इंस्टीट्यूशन भी चेंज होता है, कई बार इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं होता है, शहर चेंज हो जाता है। मेरी अपनी बेटी ने कम से कम 15-20 शहरों में पढ़ाई की, एक साल में 2 जगह पढ़ाई की उसने, 2 स्कूल, 3 स्कूल। ऐसा भी हुआ कि एक स्कूल सीबीएसई है, उसके बाद नेक्स्ट स्कूल आईसीएसई हो गया। तो बहुत सारे मानसिक प्रेशर आते हैं और उस प्रेशर में समस्याएं पैदा होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बाहर से आकर कोई चलाए, ये बहुत अच्छी बात है कि युवा फाउंडेशन और इनके जैसे संस्थाएं कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है उनको भी इस दिशा में अपने अंदर एक जागरूकता लाने के लिए एक पूरे साल में, प्रत्येक साल की शुरुआत में कैसे इसको हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। आज हर बेटी जो स्कूल पढ़ने आ रही है, घर से बाहर निकल रही है, या कोई महिलाएं जो काम करने के लिए बाहर पहुंच रही है, वो जिस तरीके से घर से निकले और शाम को उसी तरीके से घर वापस आ जाए, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, क्या पुलिस प्रशासन आपके साथ इसमें लग के काम कर रहा है, इन सभी बातों की आज चर्चा युवा फाउंडेशन की तरफ से हम सभी के बीच में होगी। मुद्दा अहम है, गरम है। इसी बीच में अभी रिसेंटली आपने सुना होगा श्रद्धा मर्डर केस, बहुत दुखद है। लड़कियां अपने को फ्रीडम के एक पहल पे पहुंचाती हैं जब वो किसी से शादी करती हैं। उनको लगता है कि उनका हर डिसीजन लिया हुआ सही है। आज आप सोच रहे होंगे, कई बच्चे इसमें सोच रहे होंगे कि मैम शादी करना अपनी मन से कोई गलत नहीं हो सकता। हमने आज बेटियों को मानसिक तौर से भी इनको उतनी शक्ति दी है कि आप अपने सोचे हुए कदम को आगे बढ़ा लें। लेकिन दुख इस बात का होता है जब यही बढ़ाया हुआ कदम आपके लिए अपना ही नुकसान हो जाता है। सीमा जी, क्या किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोगों ने, जो मेरी संस्था युवा फाउंडेशन है, उसके जरिए हम लोग युवा जागोरे मुहिम चलाते हैं। उसी के सिलसिले में आज हम लोग आर महिला डिग्री कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है और हम लोग लगातार महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सार्वजनिक जगहों में जाते हैं और लगातार अवेयर कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसी के संदर्भ में है, ताकि जो है लोग इसके लिए सचेत हो, लोगों की मानसिकता बदले। क्योंकि ज़्यादातर देख रहे हैं आए दिन हमें महिलाओं के प्रति घटनाएं सुनने को मिल रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव के मद्देनजर बैठक संपन्न हुई। द बनारस बार एसोसिएशन के वर्ष 2023 के पदाधिकारियों एवं सदस्यगण के चुनाव के विषय में समिति के चेयरमैन चक्रधारी सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 13 दिसंबर को होने वाले मतदान और आगामी 14 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाबत चर्चा हुई। एडवोकेट चक्रधारी सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक द बनारस बार एसोसिएशन के भवन में मतदान होगा और 14 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव को सुचारू रूप से संपादित कराने हेतु कुल 76 सहायक चुनाव अधिकारी नामित किए गए हैं। कुल 20 पदों के लिए 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। द बनारस बार एसोसिएशन वर्ष 2023 के चुनाव हेतु मैं वरिष्ठ समिति का चेयरमैन चुना गया हूं और हमारे जो सहयोगी हैं उसमें श्री प्रमोद कुमार पाठक, संजय कुमार वर्मा, अवधेश कुमार कुशवाहा
धर्मेंद्र शर्मा, ये लोग हमारे साथ रहेंगे, बड़ी समिति के सदस्य। कल सर जो है कल वोटिंग पड़ेगा, कितने बजे से कितने बजे तक है, क्या गाइडलाइन आप लोगों ने चालू किया? 10 बजे से प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को 14-12 को काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी। कल के लिए जो व्यवस्था की गई है, कुल 60 टेबल लगाए गए हैं, 7 बूथ लगाए गए हैं और हमारे 21 टेबल हैं जहां से मतदान वितरित होगा और हमारे सभी सहयोगी के रूप में 77 लोग इसमें सहयोगी के रूप में बनाए गए। गाइडलाइन सर जो प्रत्याशी हैं, ये है कि बार काउंसिल द्वारा जारी COP पहचान पत्र और जो AIB परीक्षा पास हैं वो प्रमाण पत्र अपना ले आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ोटो मतदान करते समय कोई भी मतपत्र का फ़ोटो नहीं खींचेगा। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि जो फ़ोटो स्टेट दिखाते हैं लोग परिचय पत्र वगैरह का या मोबाइल से दिखाते हैं, वो अभी माना नहीं जाएगा। अगर दिखाते हैं तो माना नहीं जाएगा। और हमारे साथ में जो पर्यवेक्षक के रूप में हैं वो श्री दीनानाथ सिंह जी हैं, सौरभ कुमार श्रीवास्तव जी हैं और राधेश्याम चौबे जी हैं। तो सर बात करें कितने कुल प्रत्याशी हैं और वोटर कितने हैं? हाँ, हमारे पास जो वोटर हैं, वोटर की पूरी संख्या हमारे पास है वह है 4901। सर प्रत्याशी जो हैं कितने पदों के लिए? प्रत्याशी 20 पद है कुल और 44 प्रत्याशी। आप तरफ से कोई गाइडलाइन प्रत्याशियों के लिए या गाइडलाइन को ये कहा गया कि भाई जो प्रचार प्रसार आप लोग करते हैं खड़े होकर के और मतदाताओं को आने में समस्याएं होती हैं, इसलिए आप लोगों को कुर्सियां लगा दी जाएंगी, आप बैठे रहेंगे और मतदाताओं को स्वतंत्र मन से आने देंगे, कोई नोक-झोंक नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से मतलब पर्ची नहीं बांटेंगे, कटआउट नहीं रहेगा, बैनर नहीं रहेगा, पोस्टर नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल परिसर में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व लेफ्टिनेंट रमेश राय सहित विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं समन्वयक AK वर्मा के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने स्वागत संबोधन द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि तथा निर्णायक मंडल का स्वागत किया तथा सभी को विद्यालय का स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं के निर्णायक मंडल के समक्ष एक भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति का प्रारंभ हुआ, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, स्पॉटलाइट इवेंट और संगीत का माहौल बना रहा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए निर्णायक मंडल में अनीता सिंह प्रवक्ता, AK राय, प्रशांत, बृष्टि चक्रवर्ती आदि ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय और विजेता घोषित किए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने इस मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए इसके रोचक प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा की। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विजेता छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्य शामिल रहे। बहुत बड़ी सुथरी आई मैं थोड़ी सी शर्माई, मैं थोड़ी सी घबराई, देख रहा है देख रहा हूँ देख रहा ननद का भाई मैं
आज वार्षिक उत्सव का कैवा दिन है और कौन कौन सा आज कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं? सर देखिए, हमारे 25वें वार्षिक उत्सव में हमारे 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा। ये पहला कार्यक्रम तो कल हुआ, फर्स्ट हाफ का, सेकंड हाफ का कार्यक्रम आज चल रहा है, अब समाप्ति की तरफ है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए हमने समाज को, हमारे बच्चों ने समाज को कुछ संदेश देने का कार्य किया है। वो विभिन्न कार्यक्रमों का एक समावेश था, बहुत सारे कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए और हर कार्यक्रम किसी न किसी रूप से संदेश देता है। हम सफाई अभियान से लेकर के और आज के टेक्नोलॉजी जिनका दुरुपयोग अक्सर होता हुआ हम देखते हैं, उस पर एक जागरूकता करते हुए साथ में कल्चरल प्रोग्राम्स, बहुत ढेर सारे कार्यक्रम हमने किए जो छोटे बच्चों से लेकर के LKG, नर्सरी, UKG के बच्चों से लेकर के और आने वाले जितने भी बड़े बच्चे हैं, सब ने इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो आज का समावेश है, जो आज की सामायिक चीज़ें हैं, हमारी पूर्ण सामायिक कार्यक्रम है और हम आज के बर्निंग क्वेश्चंस को हम उठा रहे हैं और हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को कि आखिर हमारी स्वच्छता से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और पठन पाठन से लेकर प्रौढ़ शिक्षा, जितनी भी चीज़ें हैं, हमने सब पे फोकस करने की कोशिश की है। हम गार्जियंस को, हम अपने सारे बच्चों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, आगे आएँ और समाज की रोशनी दें। सर, आज के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के मुख्य अतिथि जी श्री लेफ्टिनेंट राय साहब थे, एक इसके राय साहब, और उनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। आज की उपस्थिति एक बिल्कुल, हमारे पास तो हर वर्ष ही आयोजन होता रहता है किसी न किसी रूप में और हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति ऐसी रही कि उन्होंने अपनी धरोहर हमें, हमारे विद्यालयों को सौंपी। इस कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे अपने समय के सैन्यकर्मी रहे हैं और इनकी एक बार रसिया में इनका विजिट हुआ था और उस समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेलीस्कोप जो इनको दिया गया था रसिया के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन जी के द्वारा, उन्होंने विद्यालयों को सौंपा, जिससे कि कम से कम 14 किलोमीटर के नक्षत्र में हम इसे बहुत ही साफ चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट है हमारे विद्यालयों को, हम उनके आभारी हैं। आज कल और आज 2 दिन का प्रोग्राम विद्यालय में आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों को करियर काउंसलिंग से लेकर 1 वर्ष के अंदर जितना इनको पढ़ाई हम लोग कराते हैं उसका एक स्वरूप हम लोग इस समय दिखाना चाह रहे थे। इसलिए 11 बजे से लेकर ये शाम 7 बजे तक प्रोग्राम हमारा 2 दिवसीय रहा। इसमें टोटल एक्टिविटी कैसी रही, बच्चों को हम मंच तक कैसे ले आते हैं, उनको कैसे तैयार करते हैं, शिक्षा से हट के हम इनको क्या दे सकते हैं, ये हम मंच पे जब ले आएंगे तभी बच्चों के अंदर समझ में आएगा। और गार्जियंस को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा सिर्फ शिक्षा ही नहीं ले रहा है, साथ साथ अन्य एक्टिविटियों में भाग ले रहा है। एक दूसरे को देखकर दूसरे बच्चे प्रेरित होते हैं और वो एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। नुक्कड़ नाटक या अदर्स जो भी प्रोग्राम हैं, डांस है, प्रोग्राम है। और शाम को एक विशेष आयोजन यहाँ हुआ है। तो हमारे यहाँ का एक बच्चा है, वो फायर का पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है और अच्छा प्रोग्राम वो देगा। उनके फादर भी यहाँ साथ में आ रहे हैं, साथ में 2 और लोग आ रहे हैं। वो उसमें फायर के साथ पूरा गोला बना के और बाकी करके कुछ एक्टिविटियाँ वो दिखाएंगे विशेष तरीके का। और साथ में करियर काउंसलिंग का कार्य कराया गया, जिसमें हमारे यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर, डिफेंस पर्सन, हर तरीके के डिफेंस ऑफिसर से लेके बाकी इंजीनियर से लेके सभी लोगों को कॉल किया गया। अब इसमें इस समय हमारे समापन में प्रोफेसर US राय साहब आए हुए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम में उनको लेकर हम लोग साथ में निकलेंगे। तबला ऋषि पंडित ननकू महाराज जन्म शताब्दी संगीत समारोह का आयोजन किया गया। रामकटोरा स्थित पद्मश्री भवन में बनारस घराने के तबला ऋषि संगीतकार पंडित ननकू महाराज जी के जीवन भर की तपस्या एवं उनके द्वारा काशी एवं भारतीय संगीत जगत में प्रदत्त योगदान की स्मृति में पंचनाद ट्रस्ट के तत्वाधान में तबला ऋषि पंडित ननकू महाराज जन्म शताब्दी संगीत समारोह आयोजित हुआ। सांगीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रस्तुति रही नई दिल्ली से पधारी श्वेता दुबे के गायन की। उनके साथ तबले पर संगति रही प्रभाष महाराज की तथा हारमोनियम पर साथ दिया त्रिलोकी मिश्र
ने अगली और अंतिम प्रस्तुति रही पंडित ननकू महाराज जी के सुपुत्र लोकप्रिय सरोद वादक कलाकार यश भारती पंडित विकास महाराज द्वारा सरोद वादन की, जिसमें उन्होंने सभी को अपने वादन से आनंदित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति रही पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की। इस अवसर पर 1550 से लेकर 1990 तक के अपने पूर्वज कलाकारों के वंश वृक्ष के लिखित स्वरूप का अनावरण एवं लोकार्पण पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के कर कमलों से संपन्न हुआ। आज विश्व विख्यात तबलावादक पंडित ननकू महाराज जी जो हमारे पिताजी थे, उनकी 100 वर्ष पूर्व होने पर संगीतिक का कार्यक्रम किया जा रहा है और ये समर्पण यानी श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमारे परिवार के लोग और बाहर से कुछ कलाकार जो आए हुए उनके द्वारा। और ये कार्यक्रम जो है एक प्रकार का हम मैसेज देना चाहते हैं, एक जिसे कहते हैं कि बनारस घराने की जो प्योर जो 500 साल पुरानी परंपराएं हैं उसको आगे और जाए, ये कार्यक्रम का हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहा और पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बनारसी कचौड़ी जलेबी का चखा स्वाद। काशी तमिल संगमम में आयोजित खेल महोत्सव में की शिरकत। जीएसटी विभाग द्वारा उत्पीड़न के विरोध में व्यापारियों ने जमकर किया प्रदर्शन, वहीं एडिशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। और आर्य महिला पीजी कॉलेज में जागो रे मुहिम के तहत छात्राओं को आत्मरक्षा के बारे में बताया गया। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।